महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मतभेदों की कहानियां वैसे तो आपको भारत के इतिहास के पन्नों में यहाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसमें किस तरीके से न केवल महात्मा गांधी ने अपने जाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फंसा लिया, बल्कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड के बांटो और राज करो की नीति को फेल कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूं। एक तरफ जहां पर महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित, शोषित, छुआछूत से एक बहुत ही नर्क की तरह जिंदगी जीने वाले दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी की लड़ाई और उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी बीच कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट जैसी एक ऐसी राजनीतिक घटना होती है जिसको लेकर उस सदी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आमने सामने हो जाते हैं, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी अपने जान देने की धमकी दे डालते हैं, लेकिन अंबेडकर भी अपनी मांगों को लेकर अडिग रहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरी घटना क्या थी और इस घटना के पीछे का सच क्या था। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह, स्टोरी ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 सितंबर 1932, यरवदा जेल, पूना पैक्ट भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा समझौता जो उस समय के दो महान नेताओं के बीच में हुआ और जिसने आने वाले समय में दलित आरक्षण और दलित राजनीति के पूरे समीकरण को बदल दिए। इससे पहले कि इस घटना को हम समझें, इस घटना के उससे होने वाले पहले के इतिहास को, आपको उससे पहले की कहानियों को जरा आपको समझना पड़ेगा। ये सवाल शुरू होता है 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, गांधी जी का अवज्ञा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें गांधी जी ने देश के नागरिकों से यह आह्वान किया कि वह अंग्रेजों को टैक्स ना दें, अंग्रेजों के आदेशों की अवहेलना करें। उस समय लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने आदेश मानना छोड़ दिया, यहाँ तक नमक बनाकर जो दांडी यात्रा की पूरी घटना, एक अलग तरीके से हम इसके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ये पूरी घटना जिससे कि अंग्रेजों के लिए यह मुश्किल हो गई कि वह इस देश में शासन कैसे करें। जब यह पूरा अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय दूसरी तरफ गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ, जिसमें 57 नेताओं ने उसमें भाग लिया और 16 प्रतिनिधि, वो किसी पार्टी के, किसी संगठन के और किसी रियासत के, इस तरीके के प्रतिनिधि थे। लेकिन कांग्रेस, जो कि उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड को यह भली भांति मालूम था कि चाहे किसी भी तरीके का डिसीजन
ले लिया जाए, भारत की जनता उसको नहीं मानेगी, क्योंकि इसमें भारत के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी की भागीदारी और सबसे बड़े नेता गांधी जी की भागीदारी इसमें नहीं थी। अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारों लोगों को कैद में ले लिया गया। लोगों की जमीनों, क्योंकि वो कर अपना नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, उस पर वह अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे, और धीरे धीरे आंदोलन की जो धार थी वो कुंद हो रही थी। और उसी समय जो इरविन उस समय के वायसराय थे भारत के, उनको इंग्लैंड से एक क्लियर संदेश जाता है कि किसी तरीके से गांधी को वो लंदन भेजें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उसी समय गांधी इरविन जो है कि समझौता होता है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में का जो मकसद था अंग्रेजों का, वो किसी तरीके से कुछ अधिकारों को देकर भारत में होने वाले आंदोलनों को शांत कराना था, और इसके साथ साथ एक ऐसी रणनीति बनानी थी जिससे कि आने वाले समय में अंग्रेजों को भारत पर शासन करना मुश्किल ना हो। और इसका एक बहुत बड़ा आधार था फूट करो और राज करो की नीति। तू मैं का पूरा दौर चलता है। जो रियासत के राजा थे वो अपनी बात कर रहे थे, जो संगठन थे, चाहे वो सिख संगठन हो, चाहे वो मुस्लिम लीग संगठन हो, चाहे वो हिंदू महासभा संगठन हो, ये जो संगठन थे वो अपनी बात कर रहे थे। वहीं पर दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर भी इस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, और वो सिर्फ दलितों की बात कर रहे थे। दलितों के मुद्दों को भीमराव अंबेडकर ने इस गोलमेज सम्मेलन में एक अलग तरीके से प्रश्न चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि भारत में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, भारत के दलित उस आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर भारत आजाद भी हो जाता है और जिस तरीके की जाति प्रथा भारत में मौजूद है, दलितों के प्रति सवर्णों का रवैया जिस तरीके से मौजूद है, आजाद भारत में दलितों की आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जिस बात से उनके समाज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे सिर्फ दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की। और वो इस बात पर अडिग रहते हैं कि जो भी कानून लाया जा रहा है और जिस तरीके की जो कानून पास किए जा रहे हैं, उसमें दलितों को हिंदुओं से अलग करके एक अल्पसंख्यक के तौर पर रखा जाए, जैसे मुस्लिम, सिख और ईसाइयों को रखा गया है, और उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान किए जाएं। जबकि उस सम्मेलन में गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रस्ताव का की मुखालफत करते हैं, वह विरोध करते हैं, और वह कहते हैं कि दलित हिंदुओं का ही एक हिस्सा है, हिंदुओं से अलग करके दलितों को नहीं देखा जा सकता, और इससे दलितों की जो दुर्दशा है इसमें वो सवर्णों के मानसिक अवस्था का है। जब तक सवर्णों के अंतःकरण में बदलाव नहीं आएगा, तब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें अलग से प्रयास करना चाहिए, लेकिन हिंदुओं से दलितों को अलग करना यह ठीक नहीं रहेगा। यह पूरा सम्मेलन एक दूसरे के तू मैं अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग के साथ खत्म होता है, और इसका कोई भी मतलब गांधी जी के लिए नहीं निकलता, कांग्रेस के लिए नहीं निकलता, और उस आज़ादी की लड़ाई के लिए नहीं निकलता। और उसके बाद, क्योंकि जब ये पूरा सम्मेलन चल रहा था, उस समय भारत के जो वायसराय हैं उनको एक भनक मिल गई थी
और उनको पता था, क्योंकि गांधी जी दोबारा आंदोलन करने वाले हैं, बड़े बड़े नेताओं को जो है कि वो अरेस्ट कर लिया गया था। जब गांधी जी लौटते हैं भारत और इस असफल सम्मेलन की घोषणा के साथ ही वह दोबारा आंदोलन की घोषणा करते हैं, उसी समय गांधी जी को अरेस्ट करके यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 नवंबर और दिसंबर में संपन्न होता है, उसके बाद ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। आपने कम्युनल वायलेंस का नाम सुना होगा, कम्युनल कास्ट और इस तरीके के नाम सुने होंगे, लेकिन आप इस शब्द से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राजनीतिक तौर पर जो अंग्रेज थे वो किस तरीके से भारतीयों के दिमाग के साथ खेलते थे। ये कम्युनल अवार्ड एक पारित होता है और उसमें यह घोषणा की जाती है कि जिस तरीके से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, वैसे ही भारत के दलितों के लिए भी एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों को 1909 में दिया गया और बाकी जो दूसरे सिख और जो ईसाई थे उनको जो है कि 1919 में यह प्रावधान दिया गया। जब यह सूचना यरवदा जेल में बैठे मोहनचंद करमचंद गांधी को यह सूचना मिलती है तो वो अंग्रेजों की चाल को समझ जाते हैं और यह घोषणा करते हैं कि अगर इस कम्युनल अवार्ड को अगर पारित किया गया भारत में या लागू किया गया तो वह अपनी जान दे देंगे और वह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे गांधी जी की तबीयत खराब होती जाती है, क्योंकि वह देश के सबसे बड़े नेता थे और उनके तबीयत को लेकर पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। एक तरफ इस देश के जो ज्यादातर जनता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोसने लग जाती है, उनको देशद्रोही और एक अपराधी के तौर पर प्रस्तुत करने लग जाती है, क्योंकि जो मामला था वो अंबेडकर के साथ ही था, क्योंकि अंबेडकर उस कम्युनल अवार्ड के साथ डटे हुए थे जबकि गांधी जी उसका विरोध कर रहे थे। अब सवाल यह था कि अब ये दोनों के बीच की लड़ाई को किस तरीके से सुलझाया जाए, क्योंकि अगर अंबेडकर नहीं मानेंगे तो गांधी जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देश के बड़े बड़े नेता अंबेडकर से मिलते हैं, जिसमें मदन मोहन मालवीय का एक बड़ा रोल होता है और वह किसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मना लेते हैं कि वह जाकर एक बार गांधी जी से मिले। गांधी जी की मुलाकात यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ होती है। भीमराव अंबेडकर वहां पर भी गांधी जी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना हठ तोड़ दीजिए और इस दलितों के फेवर में जो यह कानून है इसको लागू होने दीजिए, लेकिन गांधी जी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। फिर गांधी जी एक प्रस्ताव देते हैं कि अब कम्युनल अवार्ड की जो दिक्कत थी वो क्या थी, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उसमें यह प्रावधान था कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दलितों को दिया जाए, जैसा कि मुस्लिम और सिखों को दिया जा रहा था। यानी एक एरिया में, जिस एरिया में दलित रहेंगे वहां पे दलित कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाएगा और दलित ही उसमें वोट देंगे, सवर्णों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं होगा। और जो दूसरा चुनाव होगा, जो आम चुनाव होगा, उसमें भी दलित जो है कि वो वोट दे पाएंगे। अगर आप अंग्रेजों के फूट करो राज करो की नीति को अगर आप देखें तो यही प्रावधान था
कि लाहौर की एक पूरी बेल्ट जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे उपस्थित हो गए थे। और आप देखेंगे कि जहाँ तक जो पंजाब का इलाका है उसके साथ का, उसमें जो है कि वो सिखों की जो संख्या है वो एक तरफ है। और बाद में जाकर भारत के विभाजन और पाकिस्तान के तौर पर एक अलग देश के निर्माण में यह कानून जो है कि अपनी एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। लेकिन गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि आप अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग है उसको आप छोड़ दीजिए, हम आपको आरक्षण का प्रावधान आपको देंगे। 71 सीटों का प्रावधान था कम्युनल अवार्ड में, लेकिन गांधी जी 148 जो है कि वो सीटें, आरक्षित सीटें, जिसमें सिर्फ दलित खड़ा होंगे और उसमें सारे लोग वोट देंगे, यह जो है कि प्रावधान जो है कि रखते हैं। और इसके साथ साथ आने वाले समय में दलितों के छुआछूत की जो समस्या है उसको भी, उस पर भी काम करने का जो है कि वो आह्वान देते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान जाते हैं। इस तरीके से यह समझौता पुणे में होता है, यरवदा जेल में 25 सितंबर 1932 में। अब इस समझौते का असर यह पड़ता है कि बाद में गांधी जी यह रियलाइज करते हैं और वह दलितों के बीच में जाकर छुआछूत को लेकर एक बहुत बड़ा जो है कि वो आंदोलन छेड़ते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में जो दलित अपने आप को अलग देख रहे थे वो भी गांधी जी के साथ हो आते हैं। और गांधी जी दलितों के बीच में भी एक जो है कि हरिजन शब्द गांधी जी का दिया हुआ ये एक शब्द है जो है कि अभी भी भारत में काफ़ी लोग दलितों को हरिजन जो है कि वो कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? एक तरफ जहां गांधी जी इस पूरे समझौते के बाद इस देश के एक और भी बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलितों का जो कंसर्न है छुआछूत में, उसको एक नेशनल तौर पर एक पहचान मिलती है। और क्योंकि पहली बार दलितों को 148 सीट्स का आरक्षण मिलता है, इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलितों के एक बहुत बड़े नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करते हैं। और रामसे मैकडोनाल्ड की जो पूरी सोच थी दलितों को हिंदुओं से अलग करके भारत के आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करना, वह बिल्कुल फेल हो जाती है। नहीं तो शायद आज दलितों का एक अलग देश भी आपको देखने को मिल सकता था जैसे पाकिस्तान है। और जब 1947 में देश आज़ाद होता है तो गांधी जी ने खुद भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण में शामिल होने का आह्वान करते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से दलित शोषितों का आरक्षण का प्रावधान इस संविधान में किया गया है। और कहीं ना कहीं भारत के संविधान में भीमराव अंबेडकर की अपनी भूमिका सामने आती है। तो ये था पूना पैक्ट 1932। भारत के इतिहास की ऐसी ही कहानियों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तो अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। और आने वाले समय में ऐसा ही वीडियो हम दोबारा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।